सेल बायोलॉजी की बात करेंगे आज। काफ़ी बड़ा टॉपिक है, काफ़ी सारे वीडियोस इसके ऊपर बन जाएंगे। सेल बायोलॉजी हिंदी में कहते हैं कोशिका विज्ञान। ये जो सेल है ना, कोशिका, इसके अध्ययन को कहते हैं साइटोलॉजी। क्या कहते हैं इसे? साइटोलॉजी। द स्टडी ऑफ सेल इज कॉल्ड एज साइटोलॉजी। क्या होती है कोशिका? हमारे जीवन का आधार। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म इस पृथ्वी पर हैं, ऑल दी लिविंग ऑर्गेनिज्म, जितने भी जीवित जंतु इस पृथ्वी पर हैं, वे सभी सेल के बने हुए हैं। वो बात अलग है कि किसी में सेल की संख्या ज़्यादा है, किसी में सेल छोटे हैं, किसी में बड़े हैं, किसी में सेल की संख्या कम है। कुछ तो ऐसे हैं जिसके पास सिर्फ एक ही सेल है, लेकिन सेल ज़रूर होगा। सेल ही जीवन है, कोशिका ही जीवन है, जीवन से ही कोशिका है, कोशिका से ही जीवन स्टार्ट हुआ है। कुछ वैज्ञानिकों के ऊपर चर्चा कर लेते हैं सबसे पहले, जैसे कि सेल की खोज किसने की, सेल थ्योरी किसने दी, सेल शब्द किसने दिया, इन सब की हम बात कर लेते हैं। ये बात है 1665 की। वैज्ञानिक थे रॉबर्ट हुक। देखो कहानी बड़ी दिलचस्प है इनकी, रॉबर्ट हुक की। इंग्लैंड में जन्म हुआ था इनका और काफ़ी गरीब परिवार के थे। मात्र 13 वर्ष के थे तब इनके फादर की डेथ हो गई थी। उसके बाद और ये 4 भाई थे, सबसे छोटे यही थे रॉबर्ट हुक। तो अपने बड़े भाई के साथ ये लंदन में शिफ्ट हो गए थे और चूँकि गरीब बहुत थे, पढ़ने लिखने का शौक़ था, इनके पास एक हुनर था, बचपन से ही हुनर था। और वो हुनर था किसका? पेंटिंग करने का, स्केच करने का, ड्राइंग करने का। पेंटिंग का इनके अंदर पैदाइशी हुनर था। कुछ समय तक इन्होंने पेंटिंग की एक दुकान, एक शॉप में काम भी किया, लेकिन कलर से एलर्जी थी, बीमार रहते थे, तो वो दुकान भी उन्होंने, वो काम भी उन्होंने छोड़ दिया। कुछ पैसे इकट्ठे किए, अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट की लंदन में, और लंदन में इन्होंने एक सोसाइटी को ज्वाइन कर लिया जिसका नाम था रॉयल सोसाइटी। क्या है भैया रॉयल सोसाइटी? देखो आज के समय में अगर हम बात करें तो टेक्नोलॉजी का ज़माना है, इंटरनेट है, बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं। आज के टाइम पर जब कोई वैज्ञानिक कोई खोज करता है, कोई डिस्कवरी करता है, तो उसके पास बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म हैं जहां वो अपनी खोज को रख सकता है, लोगों को बता सकता है कि मैंने क्या खोजा है। उस समय 1665 में ऐसा कुछ नहीं था, कम्युनिकेशन के माध्यम ही बहुत कम थे। उस वक्त इंटरनेट, टेलीविजन वगैरह ऐसी चीज़ें बहुत कम हुआ करती थी। उस वक्त होती थी रॉयल सोसाइटी बनाई जाती थी, कुछ वैज्ञानिकों का पूरा ग्रुप बनाया जाता था। जब भी कोई, हर जगह होती थी ये सोसाइटी, हर एरिया में सोसाइटी बनाई जाती थी। उस एरिया में जो वैज्ञानिक जो भी खोज करता था, वो अपनी खोज को लोगों तक कैसे पहुंचाए, अपनी डिस्कवरी को लोगों तक कैसे बताए, इस सोसाइटी के माध्यम से। और अपनी डिस्कवरी को इस सोसाइटी में रखते थे कि भाई मैंने ये डिस्कवर किया है, इसके ये फ़ायदे हैं, ये नुकसान है। वहाँ बैठे वो वैज्ञानिक जब उनकी खोज से, उनकी डिस्कवरी से संतुष्ट हो जाते थे, तो ये सोसाइटी एक तरह से ये कह सकते हैं कि ये पब्लिकेशन हाउस था। फिर ये सोसाइटी जो भी खोज होती थी उनको अपनी किताबों में छपवाती थी और जाके सभी लाइब्रेरियों में भिजवा देती थी। वहाँ लोग पढ़ते थे और लोगों को पता चलता था कि फलाने वैज्ञानिक ने कुछ डिस्कवरी की है। तो रॉबर्ट हुक ने क्या ज्वाइन कर लिया? एक रॉयल सोसाइटी। ये कोई वैज्ञानिक नहीं थे, इन्होंने रॉयल सोसाइटी में काम किया एक मैनेजर का। जब भी रॉयल सोसाइटी में कोई सेमिनार होता था, कोई वर्कशॉप, कोई मीटिंग, तो उसका अरेंजमेंट का काम कौन करते थे? रॉबर्ट हुक। तो वैज्ञानिकों के बीच में रहना शुरू कर दिया था इन्होंने। तो साइंस के लिए थोड़ी सी इनकी इंटरेस्ट इनका दिखने लगा साइंस में। कैसे दिखने लगा? क्योंकि वैज्ञानिकों के बीच में इनका रहना था और वैज्ञानिकों से इनकी काफ़ी अच्छी पटती भी थी। तो वैज्ञानिकों को लगता था कि ये कुछ ना कुछ तो करेगा अपने भविष्य में। इन्हीं के समकालीन एक और वैज्ञानिक थे, नाम सुना हो आपने, एंटोन वॉन लीवेनहॉक। बड़े खतरनाक वैज्ञानिक थे ये थे वैज्ञानिक। एंटोन वॉन लीवेनहॉक को माइक्रोस्कोप का जन्मदाता कहा जाता है एक तरह से। माइक्रोस्कोप में जो लेंस यूज होते हैं ना, उनको बनाने की महारत थी इनके पास। 1665 के टाइम पर
ऐसा बताते हैं, किताबों में दिया गया है, लिटरेचर में बताया गया है, उस टाइम पर 400 से ज़्यादा माइक्रोस्कोपिक लेंस थे इनके पास, और उनकी मैग्नीफाइंग पावर इतनी ज़बरदस्त थी कि छोटे से छोटा ऑब्जेक्ट भी ये देख लेते थे। कौन? एंटोन वॉन लेवेनोव। आए दिन कुछ ना कुछ, भाई जिसके पास लाठी होती है वही भैंस को मार सकता है। इनके पास थे माइक्रोस्कोपिक लेंस, 400 से ज़्यादा कलेक्शन था। कुछ ना कुछ तो ये रोज़ डिस्कवर करते ही थे। तो डिस्कवर करके कहाँ लेके आते थे? रॉयल सोसाइटी में। परेशानी किनको होती थी? रॉयल सोसाइटी के मेंबर्स को, वहाँ के साइंटिस्टों को, क्योंकि ये क्या खोजते थे? ऐसी चीज़ें जिनको सिर्फ माइक्रोस्कोप से देखा जा सके, और इनके पास माइक्रोस्कोप था नहीं, और ये अपने लेंस किसी को देते नहीं थे। तो यहाँ पर जो वैज्ञानिक थे उनकी समस्या ये थी कि भाई लेवेनहॉक जो खोज लेकर आता है उसकी पुष्टि हम कैसे करें? हमारे पास तो माइक्रोस्कोप है नहीं, ये कहता है कि मैंने ये देखा, भाई ये कैसे मान ले देखा? इनके पास तो माइक्रोस्कोप है नहीं। इस समस्या का सॉल्यूशन ढूंढने के लिए रॉयल सोसाइटी ने जिम्मेदारी किसको सौंपी? रॉबर्ट हुक को। और रॉबर्ट हुक से कहा कि आपके पास अगर इसका कोई तोड़ हो तो बताओ। और रॉबर्ट हुक को एक जिम्मेदारी दी कि आप कुछ ऐसा इंस्ट्रूमेंट बनाओ जिससे हम भी छोटे ऑब्जेक्टिव्स को देख सकें, जैसे कि लेवेनहॉक देख लेता है। तो रॉबर्ट हुक ने एक माइक्रोस्कोप बनाया, वो था कंपाउंड माइक्रोस्कोप। था कुछ नहीं, हालांकि सारे लेंस तो इन्हीं के पास थे, इनके पास भी कुछ थोड़े बहुत लेंस थे माइक्रोस्कोप के, लेकिन इतने पावरफुल नहीं थे जितने इनके पास थे। इन्होंने क्या किया? 2 लेंस को मिलाकर एक कंपाउंड माइक्रोस्कोप बनाया। ऐसा था कुछ उस टाइम पर। एक ट्यूब ली उन्होंने ऐसी, एक माइक्रोस्कोपिक लेंस यहाँ लगा दिया, एक यहाँ लगा दिया, जिससे क्या होगा? इसकी मैग्नीफाइंग पावर दुगनी हो गई। तो वो जो लेंस इनके पास थे उतना ही पावरफुल बन गया ये भी लेंस। बिल्कुल ऐसा ही दिखता था कंपाउंड माइक्रोस्कोप, जो किसने बनाया था? रॉबर्ट हुक। अब लाठी इनके पास भी आ गई, इन्होंने भी कुछ ना कुछ देखना शुरू कर दिया। बस फर्क क्या था वो देखो। रॉबर्ट हुक को पेंटिंग का शौक बचपन से था, पैदाइशी हुनर था। रॉबर्ट हुक जो कुछ भी देखते थे अपने कंपाउंड माइक्रोस्कोप से उसका चित्र बना लेते थे। उन्होंने जो कुछ भी देखा अपने पूरे जीवन में इस माइक्रोस्कोप से उसका चित्र बनाते थे, और उन चित्रों की बाद में एक किताब बनाई गई। उस किताब का नाम रखा गया क्या? माइक्रोग्राफिया। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, क्वेश्चन इसके ऊपर आ चुका है कि माइक्रोग्राफिया पुस्तक किसने लिखी है या किसने बनाई थी? तो वो थे रॉबर्ट हुक। इस माइक्रोग्राफिया में पूरा माइक्रोस्कोपिक वर्ल्ड, माइक्रोस्कोप की दुनिया के बहुत सारे चित्र थे जिन्हें हम अपनी खुली आंखों से नहीं देख सकते थे। ये काय में देखते थे? माइक्रोस्कोप में। जो दिखता था उसका क्या बना लेते थे? पेंटिंग, उसके चित्र बनाते थे। और इसी माइक्रोग्राफिया किताब से खोज हुई किसकी? सेल की। रॉबर्ट हुक ने सेल को देख लिया था, उसका चित्र भी इसके अंदर बना दिया, पर इनको खुद को नहीं पता था कि मैंने सेल की खोज कर ली है, जो कि बहुत बड़ी खोज है। क्या हुआ? रॉबर्ट हुक ने अपने माइक्रोग्राफिया पुस्तक में एक डायग्राम था, दिखाओ, कॉर्क टिश्यू का। किसका? कॉर्क टिश्यू का। कॉर्क टिश्यू क्या है? जो पेड़ पौधे आपने देखे होंगे जिनके काफ़ी मोटे तने होते हैं, मुख्य तना जो होता है, उस मुख्य तने पर जो सूखी पपटी जम जाती है, मुख्य तने के सरफेस पर जो सूखी पपटी जम जाती है, उसी सूखी पपटी को कहते हैं कॉर्क टिश्यू। तो रॉबर्ट हुक ने क्या किया? कॉर्क टिश्यू को इस कंपाउंड माइक्रोस्कोप में देखा। तो उन्हें क्या दिखा? ये कॉर्क टिश्यू उन्हें कुछ ऐसी नजर आई, इस तरह की वो कॉर्क टिश्यू उनको नजर आई, बिल्कुल मच्छरदानी जैसी। उसमें इस तरह के हेक्सागोनल स्ट्रक्चर थे। उस टाइम पर जो बौद्ध भिक्षु हुआ करते थे, अभी भी बौद्ध भिक्षु तो अभी भी हैं, तो जो मॉन्क थे, जो बौद्ध भिक्षु थे, जिन घरों में रहकर वो तपस्या करते थे, पूजा पाठ करते थे बौद्ध भिक्षु, वो घर हूबहू ऐसे ही दिखते थे। और बौद्ध भिक्षु के रहने वाले जो घर थे, उन घर को बोलते थे क्या? सेलुला। ये सेलुला एक लैटिन भाषा का ही शब्द है। तो इसी सेलुला से इसका नाम क्या दे दिया उन्होंने? सेल। तो सेल नाम किसने दिया? रॉबर्ट हुक ने। सेल की खोज किसने की? रॉबर्ट हुक ने। किस में की? कॉर्क टिश्यू में। किस किताब में खोज थी? माइक्रोग्राफिया में।
कब हुई? 1665 में। बस इतना याद रखना है, इससे ज़्यादा क्वेश्चंस और नहीं आते कि रॉबर्ट हुक ने सेल की खोज कब की थी? 1665 में, कॉर्क टिश्यू के अंदर की थी। और वो शब्द क्या था जिससे सेल लिया गया? सेलुला। सेलुला मतलब वो जगह जहाँ पर मॉन्क रहते हैं, ये भी एक लैटिन भाषा का शब्द है। और उसी सेलुला से क्या बना? सेल। तो सेल टर्म भी किसने दिया? रॉबर्ट हुक ने। यहाँ से कई बार क्वेश्चंस आते हैं, बड़े कंफ्यूजिंग क्वेश्चन, थोड़ा ध्यान देना। देखो कॉर्क टिश्यू जो है ना, ये डेड सेल की बनती है। इसमें जितनी भी सेल है ना वो सब मरे हुए हैं, कोई भी सेल जीवित नहीं है, सब की सब कैसे हैं? डेड सेल हैं। सारे के सारे कैसे सेल हैं? डेड सेल। यानी कि रॉबर्ट हुक ने जो सेल खोजे थे वो कैसे थे? डेड। तो क्वेश्चन कई बार ऐसे पूछ लेते हैं कि लिविंग सेल की खोज किसने की? यहाँ तो डेड सेल है, तो लिविंग सेल की खोज किसने की थी? एंटोन वॉन लीवेनहॉक ने। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है कभी कभी कि भाई लिविंग सेल, सेल पूछा जाए सिर्फ कि सेल की खोज किसने की, तो आंसर होगा रॉबर्ट हुक। लेकिन अगर आपसे पूछ ले कि लिविंग सेल की खोज किसने की, तो आंसर होगा आपका एंटोन वॉन लीवेनहॉक। इनको फादर ऑफ माइक्रोस्कोप, हालांकि माइक्रोस्कोप तो बहुत पहले डेवलप हो गया था, जैकेरिस ने डेवलप किया था माइक्रोस्कोप बहुत पहले, लेकिन इनको ही कहते हैं फादर ऑफ माइक्रोस्कोपी। इनको फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी भी कहते हैं। सबसे पहले माइक्रो ऑर्गेनिज्म को इन्होंने ही देखा था, ये जो लिविंग सेल थे वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन्होंने सबसे पहली बार देखा था। ठीक है, रॉबर्ट हुक ने सेल की खोज की, इसलिए रॉबर्ट हुक को कहते थे फादर ऑफ साइटोलॉजी, क्योंकि इन्होंने सेल की खोज की थी, सेल का शब्द दिया था। तो ये बात की हमने किसकी? रॉबर्ट हुक की। ये क्वेश्चन इनके ऊपर पूछे जाते हैं, इनको थोड़ा याद रखना। अब बात कर लेते हैं कुछ और वैज्ञानिकों की, इनके ऊपर भी काफ़ी क्वेश्चन पूछे गए हैं, जिसमें से मोस्ट इंपॉर्टेंट है शील्डन एंड स्वान। शील्डन और स्वान नाम सुना है आप लोगों ने और पक्का सुना ही होगा। सेल थ्योरी जिसने दी थी, सेल थ्योरी पे क्वेश्चन आ चुका भाई कई बार। सेल थ्योरी क्या है, सेल थ्योरी में क्या कहा गया है, और सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो आए हैं वो ये है कि सेल थ्योरी किन वैज्ञानिकों ने दी? दो वैज्ञानिक थे, शील्डन और दूसरे थे स्वान। ये दोनों वैज्ञानिक एक दूसरे को जानते भी नहीं थे, दोनों अलग अलग जगहों पर रहकर इन्होंने खोज की। जो शील्डन थे वो प्लांट सेल की स्टडी कर रहे थे, और जो स्वान थे वो एनिमल सेल की स्टडी कर रहे थे। ये स्टडी कर रहे थे 1938 में, इनकी स्टडी कंप्लीट हुई 1939 में, 1938 और 1939 में इनकी मुलाकात हुई थी लेबोरेटरी में। एक व्यक्ति था मुलर, नाम सुना हो आपने कभी? मुलर। इनकी लेबोरेटरी में जो स्वान काम करते थे, तो जो शील्डन और स्वान दोनों की मुलाकात इनकी लेबोरेटरी में हुई। वहाँ इन दोनों का एक जनरल डिस्कशन हुआ, तो पता चला कि भाई दोनों की जो खोज है वो ऑलमोस्ट सेम है, बस फ़र्क इतना है कि ये जो अपनी रिसर्च कर रहे थे वो प्लांट के ऊपर थी, इनकी जो रिसर्च थी वो एनिमल के ऊपर थी। तो इन दोनों की खोज का जो सारांश निकला, इन दोनों ने मिलकर सोचा कि भाई हमारी खोज एक जैसी है, बस फ़र्क इतना है कि तुमने प्लांट पे किया है, मैंने एनिमल पे किया है, तो क्यों ना इनको मिलाकर एक नई थ्योरी दी जाए। तब इन दोनों ने मिलाकर एक थ्योरी दी जिसका नाम था सेल थ्योरी। इसको सेल डॉक्ट्राइन भी कहते हैं। तो क्वेश्चन डायरेक्ट पूछते हैं कि सेल थ्योरी या सेल डॉक्ट्राइन किन वैज्ञानिकों ने दी थी, तो आंसर था शील्डन एंड स्वान। ईयर भी ऐसे ही जाता है 1938 to 39, ऐसे पूछा जाता है। 38-39 का मतलब कि 38 में शील्डन और 39 में स्वान। और इसकी जो लिखी रहती है इंडिपेंडेंटली, दोनों ने अलग अलग खोज की, एक साथ खोज नहीं की। ये तो जानते भी नहीं थे एक दूसरे को, बाद में मिले तब पता चला कि हमारी खोज एक जैसी है। क्या बताया इन्होंने सेल थ्योरी में? कुछ पॉइंट बताए, वो सुन लो बस, क्वेश्चन तो नहीं पूछे गए। इन्होंने कहा कि जो प्लांट और एनिमल हैं ये सिर्फ देखने में एक दूसरे से अलग है, बाकी का ये स्ट्रक्चर और इनका जो कंस्ट्रक्शन है वो एक जैसा है। जिस तरह से मेरी बॉडी सेल की बनी हुई है, ठीक उसी तरह से प्लांट की भी सेल की बनी हुई है, बस देखने में एक दूसरे से अलग है, बाकी का एक जैसे हैं। और क्या कहा इन्होंने अपनी सेल थ्योरी में? इन्होंने कहा कि जो सेल है वो रिप्रोडक्शन कर सकता है, सेल रेस्पिरेशन कर सकता है, सेल मिनरल्स को, वाटर को एब्जॉर्ब कर सकता है,
सेल ग्रोथ कर सकता है, सेल डिवाइड कर सकता है, ये सब किस में बताया था? सेल थ्योरी में। किसने? सील्डन और स्वान ने। बस सुन लो, याद सिर्फ इतना ही रखना कि सेल थ्योरी किसने दी थी? सील्डन और स्वान ने 1938-39 में। ये भी बहुत कम पूछा गया है कि प्लांट के ऊपर किसने स्टडी की, एनिमल के ऊपर किसने स्टडी की, फिर भी याद रख लो, क्वेश्चन बस यही पूछा गया हमेशा कि सेल थ्योरी किसने दी थी? सील्डन और स्वान ने। इसके अलावा एक वैज्ञानिक और है रुडोल्फ विर्चो, इनके ऊपर भी क्वेश्चन पूछा गया है। रुडोल्फ विर्चो ये सबसे पहले वैज्ञानिक थे जिन्होंने सेल थ्योरी में मॉडिफिकेशन किया, बदलाव किया। सेल थ्योरी दी किसने थी? सील्डन और स्वान ने। और सेल थ्योरी में मॉडिफिकेशन, बदलाव करने वाले पहले वैज्ञानिक थे रुडोल्फ विर्चो। इन्होंने एक चीज़ और जोड़ दी थी सेल थ्योरी में, और वो एक टर्म है बड़ा, वो है आपका ओमनिस सेलुला ई सेलुला। क्या मतलब है भाई इसका? इसका मतलब होता है द सेल ओरिजिनेट्स फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। ये लाइन इन्होंने जोड़ दी थी सेल थ्योरी में। इन्होंने कहा कि जो सेल बनता है, जो नया सेल बनता है, वो हमेशा पहले से ही मौजूद सेल से बनेगा, अपने आप कहीं से डेवलप नहीं होगा। यानी कि जो नया सेल बनेगा वो हमेशा पहले से ही मौजूद किसी सेल से बनेगा। सेल ही एक नए सेल को बनाता है, जिसको कहते हैं ओमनिस सेलुला ई सेलुला। इस पर क्वेश्चन पूछा गया डायरेक्ट कि ओमनिस सेलुला ई सेलुला, ये लाइन किस वैज्ञानिक ने दी थी? रुडोल्फ विर्चो ने। तो कुछ मॉडिफिकेशन किया सेल थ्योरी में, और मॉडिफिकेशन करने के बाद इन्होंने एक नया नाम दिया उस सेल थ्योरी को, जिसका नाम था सेल लिनेज थ्योरी। इस पर भी क्वेश्चन आ गया कि सेल लिनेज थ्योरी किसने दी? रुडोल्फ विर्चो। हालांकि सेल लिनेज थ्योरी क्या है? सेल थ्योरी ही है, बस उसमें ये एक पॉइंट एक्स्ट्रा जोड़ दिया गया। सेल थ्योरी का मॉडिफिकेशन है क्या? सेल लिनेज थ्योरी।